गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 7 अक्टूबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उसमें पीटी फैक्ट क्या है उससे भी हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में उन सभी उत्तर का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा जो अब मेरे द्वारा पूछा जा रहा है। और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लगातार ऐसे ही प्रयास करते रहिए। एग्ज़ाम हॉल में इसका आउटपुट पता चलेगा ताकि जो चीज़ें कराई जा रही है उसका लाभ अधिकतम लाभ ले सके। युक्तिया इस ऐप पर आपको, युक्तिया इस वेबसाइट पर आपको युक्तिया से संबंधित बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। टेस्ट सीरीज मिल दिया जा रहा है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, साथ ही साथ टारगेटेड बैच है, उसे आप लोग उसका लाभ लेते रहिएगा और अधिकतम से अधिकतम लाभ की ओर करते हुए अपना सिलेक्शन जरूर पक्का कीजिएगा, क्योंकि उस दिशा में हमारा प्रयास लगातार चल रहा है। चलिए आते हैं पेपर पर। तो सबसे पहले देखिए, पीटी फैक्ट के तौर पर आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। हालांकि मैंने बोला है जब एशियाई खेल समाप्त होगा उस दिन लास्ट दिन का सारा आंकड़े आपको, जो इम्पोर्टेंस आंकड़े हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस पर लगातार एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है, बस इसे क्या करना है, जैसे 100 दिन का पदक किस किस दिन पार किया है, तो ये डेट पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कितने पदक प्राप्त किए जा चुके हैं अभी तक, वो लिस्ट फेयर लिस्ट आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिहार में जातिगत जो गणना के और आंकड़े जारी करने पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और इस पर पहले भी एक बार हम लोग चर्चा बेहतर कर चुके हैं कि कैसे कौन सी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है राज्यों को, जैसे कि राज्य सर्वे कर सकता है, ठीक है ना। अगर जनगणना करता या जैसे सेंसस करता तो ये इसके क्षेत्राधिकार से बाहर था। तो यहाँ पर देखिए, सेंसस कराने केंद्र सूची की जो विषय है उसमें शामिल है, तो इस पर केवल केंद्र का अधिकार है, पर सर्वे या तो किसी प्रकार के आंकड़े संग्रह करने का अधिकार राज्यों के पास होता है। यह सर्व अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किसी भी प्रकार के आंकड़े जारी कर सकता है, आंकड़े को संग्रह कर सकता है। उसी संदर्भ में यह मामला सामने आता है। तो यहाँ पर संवैधानिक स्थिति के आधार पर तो इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। हाँ, यह बेसिस पर आधार पर किया जा सकता है कि जातीय जनगण जो गणना सर्वे किया जा रहा है जातीय, उससे सामाजिक जो कुरीतियाँ बढ़ सकती हैं, सामाजिक द्वेष बढ़ सकता है, इस आधार पर। तो यह कौन अभी निर्धारित कर सकेगा कि भविष्य में क्या होगा। भविष्य में मान लीजिए इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, हालांकि नेगेटिव इम्पैक्ट के पहलू दिख रहे हैं, पर हो सकता है इसे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें कुछ समाज को लेकर मिल जाए। तो यह भी एक तथ्य आधार देखना पड़ेगा। पर ध्यान रखिएगा, संवैधानिक या विधिक तौर पर हम किसी राज्य को इससे करने से रोक नहीं सकते, इस गतिविधि को करने के लिए, क्योंकि जिसे वो शक्ति दी गई है उसी शक्ति अंतर्गत यह काम कर रहा है। अब देखिए, मामला यह है कि कोर्ट ने कहा कि वह राज्य सरकार के या किसी भी सरकार को नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता। मैं अभी क्या कह रहा था, किसी भी नीतिगत निर्णय को लेने से नहीं रोक सकता। वो अपने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए वो क्या करेगा, हाँ, ये यह उसे विधिक दायरे में होना चाहिए। वो दायरा अगर सही है तो वो किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे इस पर पाबंद नहीं लगाया जा सकता है। तो इन संदर्भों को समझने का प्रयास कीजिएगा, और भी चीजें दी गई है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसके अतिरिक्त। चुनाव से पहले लोक लुभावन घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है। तो यह बहुत ही नीतिगत निर्णय के तौर पर देखा जा सकता है। और ऐसी जो रेवड़ियां जो होती, चुनावी रेवड़ियां, उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता। और मैं इसका प्रबल समर्थक भी रहा हूं। पहले भी आप लोग न्यूज एनालिसिस देखे होंगे तो मैंने मुफ्त रेवड़ियों के बारे में या लोक लुभावन घोषणाएं होती उसके विरुद्ध बहुत बातें करता हूं। रीजन उसके पीछे, इससे हमारे सरकारी एसेट, सरकारी नीति, लोकतंत्र के धरातलीय स्वरूपीकरण में विरोध, थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि सरकार की छवि ऐसी बन जाएगी कि हम चुनाव के दौरान ही नीतिगत निर्णय, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विकसित करने के लिए अपनी नीतिगत कार्य करते हैं। आपका दायित्व 5 वर्ष तक समान रूप से कार्य करने का है। इससे कहीं इतर होकर लोग में प्रवृत्ति न बढ़ जाए। इसके बाद वहां पर अगर ऐसी स्थिति होती है, मान लीजिए चुनाव 6 महीना बचा, उसके बाद बहुत सी घोषणाएं की जाएगी, तो शासन प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।
तीसरा हो कि लोग उससे अभिप्रेरित हो सकते हैं, लोग ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, लोग वोट देने के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं, डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो सरकार और राज्य के, केंद्र सरकार और राज्य के एसेट जो होंगे, एसेट मद, वो भी अधिक खर्च करना पड़ेगा। उसके लिए अतिरिक्त हमें शुल्क लगाने की आवश्यकता पड़ जाएगी अन्य राज्यों पर। तो कुल मिलाकर बात यह, इससे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पर पड़ेगा। कुल मिलाकर हम और आप प्रभावित होंगे। इसको संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बात करेंगे इसी में कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में करदाताओं के पैसे से नकदी और मुफ्त उपहार बांटे जाने के मुद्दे वाली एक जनहित याचिका दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया यह। कोर्ट के दोनों राज्यों और सरकार, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को यह याचिका पर 4 हफ्ते का समय दिया है। जवाब मांगा है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, अपनी भूमिका क्या निभा रहा है, केंद्र सरकार इसमें क्या भूमिका है, राज्य सरकार की भूमिका क्या है, उनकी यथास्थिति क्या है, यह जानने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद इसकी नीतिगत निर्णय जो भी होंगे वो लेगा। हालांकि देखिए, चुनाव के मुहाने पर खड़े मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों की जनहित याचिका के नाम पर समेकित निधि जो होती है दुरुपयोग नहीं करने का निर्देश दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में मांग की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांग की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो समेकित निधियां होती, संचित निधियां होती, उसके दुरुपयोग करने की बात ना हो, ऐसा कार्य आप नोटिस जारी कर सकते हैं। मांगा कोर्ट ने आदेश दे कि चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए पब्लिक फंड की अति अतार्किक मुफ्त उपहार और रेवड़ियां बांटे जाने वाली जो परंपरा है, वादा करने की आईपीसी की धारा 171 बी और 171 सी के तहत रिश्वत के मामले में माना जाए, समझा जाए। आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी जब मुफ्त कॉन्सेप्ट लेकर आई थी तो शुरुआती दौर में यह बहुत बेहतर लगा था, पर जैसे जैसे इसका विकासीकरण होता गया तो आपको देखने को राज्यों पर वित्त का अतिरिक्त बोझ बढ़ने लगा, जो आने वाले सरकारों के लिए सिर का दर्द होगा। वर्तमान सरकार तो चलिए, वर्तमान सरकार और वर्तमान जो जनरेशन है, वर्तमान जो लोग हैं, उनको तो दोनों को लाभ हो रहा है, पर उनके भविष्य की सरकारों को और भविष्य की पीढ़ियों को उससे नुकसान होगा, क्योंकि राज्य पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, वित्त का दबाव पड़ेगा। उसकी पूर्ति वह कैसे करेगा? तो टैक्स में वृद्धि होगी। टैक्स वृद्धि होगी तो जो आज लाभ ले रहे उसी के बच्चे पर उस आज की भरपाई करनी होगी। और हम सतत विकास की बात करते हैं, अर्थात हम इस बच्चे पर, इस जो आने वाली पीढ़ी पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालेंगे। कुल कॉन्सेप्ट यही है। हर मामले में हमें इस आने वाली पीढ़ी को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सोसाइटी देके जानी है। तो इस मामले में भी आपको रेवड़ियों या कॉन्सेप्ट, रेवड़ी का जो मुफ्त रेवड़ी का कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं अतार्किक और अव्यवहारिक लगती है। जब हम संसाधनों के लिए सतत विकास रख सकते हैं, संसाधनों के वितरण के लिए सतत विकास कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, तो हम जो संसाधन खर्च कर रहे हैं वर्तमान समय में, जो अतार्किक रूप से दिखती है, वो उस पर हम क्यों नहीं सतत विकास के कॉन्सेप्ट लागू कर सकते? इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुफ्त रेवड़ियों को रोकने का, न देने का प्रमुख कारण क्या होना चाहिए, या आपसे पूछा जाए कि मुफ्त रेवड़ियां क्यों गलत है, तो आप सतत विकास के कॉन्सेप्ट को उससे टैग करिएगा। तो जो एग्जामिनी होगा, जो आपके सामने इंटरव्यू बोर्ड में होंगे, वो अतिरिक्त प्रभावित होंगे। देखिए, बहुत सा कारक बताया जा सकता है कि सतत रेवड़ी के रोकने के लिए, मुफ्त रेवड़ी को रोकने के लिए हम कदम उठा सकते हैं, पर भविष्य के साथ इसे कैसे जोड़िएगा, आने वाले भविष्य में कैसे? केवल आर्थिक आधार ही हम इसे माने जोड़ने के लिए कि अन्य आधार भी है? तो आर्थिक आधार तो आप बेहतर तरीके से समझा पाए, क्योंकि पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। पर यह जो सतत विकास कॉन्सेप्ट, जो धारणा रखी हुई है, वो इसमें भी लागू किया जा सकता है। उसी धारणा को विकसित करके हम मुफ्त रेवड़ी का कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं हम रोकने का प्रयास कर सकते हैं, भविष्य के नीतिगत निर्णयों को ध्यान में रखते हुए। चलिए आगे हम बात करेंगे। इसी में चुनाव से पहले सरकार द्वारा पैसे बांटने से ज्यादा खराब क्या होगा? अगर हर बार यह होता रहा तो अंततः इसका बोझ करदाताओं पर आएगा, क्योंकि इससे हम क्या होगा, अतिरिक्त दबाव महसूस करेंगे वित्त को लेकर। चलिए आगे हम बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार मिल चुका ईरानी महिला जो कार्यकर्ता है उनको, इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। याद रखिएगा इनका नाम, नरगिस मोहम्मदी। महिलाओं के अधिकारों और लोकतंत्र के पैरोकारी के तौर पर मृत्यु दंड के खिलाफ उनके निरंतर अभियान खातिर
उसके उद्देश्य से 2023 का नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार की घोषणा इनको दी गई है। हालांकि देखिए ध्यान रखिएगा, ईरानी दूतावास, ईरानी विदेश मंत्रालय यह बोलता है कि यह क्या है, राजनीतिक परिपेक्ष से जुड़ा हुआ मामला देख रहा है। उसके पीछे उनके तथ्य अपने हैं, अपने तथ्य हैं, नोबेल पुरस्कार देने वाले कमेटी के तथ्य अपने हैं, तो दोनों के बीच के संतुलन आपको होना चाहिए। आपसे इंटरव्यू बोर्ड में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या नोबेल पुरस्कार जो दिए जा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं? तो आपके इस संदर्भ में आज मैं मॉक इंटरव्यू में बैठूंगा, तो आज मैं बच्चों से ही प्रश्न पूछने वाला हूँ, क्या नोबेल पुरस्कार का राजनीतिकरण होना चाहिए? अगर किसी खास उद्देश्य से पूर्ति करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है तो उसके हिडन एजेंडा क्या क्या है, तो इस संदर्भ में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में। तो जैसे ओस्लो के पुरस्कार घोषणा करते समय चयन समिति के अध्यक्ष जो बेरिट रिसंडन है, याद रखिए रिस एडरसन, उनके द्वारा पुरस्कार वितरण के समय यह बातें की गई है। जो नेता है मोहम्मदी उनके महत्वपूर्ण कार्यों की मान्यता देने के लिए दिया गया है। समिति को उम्मीद है यह पुरस्कार काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर देखा जाएगा। उन्होंने ईरान से 10 दिसंबर को पुरस्कार समारोह के लिए मोहम्मदी को समय छोड़ने रिहा करने का आग्रह किया है, यह बातें की जा रही है। साथ ही साथ मानवाधिकार पर जो मोहम्मदी का बयान है, टाइम्स पत्रिका में वह छपी थी, उसके संदर्भ में ये बातें की जा रही है कि पेरोकारी मानवाधिकार के पेरोकारी वैश्विक समर्थन की बात मान्यता मुझे अधिक दृढ़ और अधिक जिम्मेदार और अधिक भाविक और अधिक आशावान बनाती है। बातें यह की जा रही, मुझे यह उम्मीद है कि यह समर्थन बदलाव के तौर पर एक सेकेंड देखा जाएगा। ईरान में जो आंदोलन चल रहे हैं, मानवाधिकार के आंदोलन चल रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करें, महिला अधिकारों की बात की जा रही है। हम एक आधी आबादी को हम ऐसे कैसे प्रताड़ित कर सकते हैं, ऐसे कैसे अधिकारों से रोक सकते हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक धार्मिक कुठाराघात को लेकर ये बातें होंगी। ध्यान रखिएगा, ईरान में जो उनकी जो शासन प्रशासन की पद्धति है जो कुरान पर बेस्ड है, उसके संदर्भ में बातें उल्टेगी कि हम क्या महिलाओं को अधिकार देंगे, या अगर अधिकार देते हैं तो इसी मामले में राजनीतिकरण की बात उभर कर सामने आ रही है। तो यह बहुत बड़ा प्रश्न होगा कि हम कैसे इसके बीच के अंतर को पाट सकते हैं। तो कुल मिलाकर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो ईरानी कॉन्सेप्ट है, या हम बात कर सकते हैं कुरान आधारित शरीयत आधारित जो शासन व्यवस्था है, शरीयत आधारित शासन व्यवस्था और मानवाधिकार के बीच के संतुलन बिंदु क्या हो सकते हैं। शरीयत की कानून भी लागू हो और मानवाधिकार के भी कानून लागू हो, जिसमें महिला अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है, को लागू करने के लिए बीच का संतुलन बिंदु क्या हो सकता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी विकसित हुई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, इसके अतिरिक्त पीटी फैक्ट के तौर पर और भी याद रखना है कि यह 19वीं महिला होंगी जिन्हें नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया है। वह ईरान की दूसरी महिला होगी जो यह पुरस्कार इनको दिया जाएगा। इससे पहले 2003 में मानवाधिकार की कार्यकर्ता शिरीन एबाबी को दिया गया था। यह भी फैक्ट याद रखना है, 122 वर्षों के इतिहास में यह 5वां मौका है जब शांति का नोबेल पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जो या तो जेल में है या अपने घर में नजरबंद है। इससे पहले म्यांमार के जो नेता थे उनको भी दिया गया था, उस दौरान वो जेल में थी। ध्यान रखिएगा, यह भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये सब चीजें कवर करनी है। चलिए आगे हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, पुलिस अधिकारी स्वयं कानून नहीं बन सकते, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा बातें की गई है। कुल मिलाकर बात है कि हम किसी कारणवश, किसी शंका के वश या किसी बिना कारण के पुलिस अगर पकड़कर आपको हिरासत में रखती है कुछ देर अवैध तरीके से, जिसका कोई आधार नहीं है, तो उसी के संदर्भ में एक मामला आया है हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां पर 50,000 का जुर्माना अर्थात जो मुआवजा दिया जाएगा किनको, जो जिनको पकड़ के रखा गया, और पुलिस से वो पैसा निकाला जाएगा। बदरपुर पुलिस दिल्ली में है स्टेशन, वहां 2 दोषी उप निरीक्षकों के वेतन से वसूल की जाएगी इस व्यक्ति को दिए जाने वाले मुआवजा की राशि। ध्यान रखिए मामला क्या था ये समझिएगा। केस स्टडी के तौर पर आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है, क्या आप अवैध रूप से किसी व्यक्ति को थाने में रख सकते हैं? आपको शक्ति दी गई है शंका के आधार पर किसी व्यक्ति को पकड़ना, किसी व्यक्ति के तलाशी लेना या किसी व्यक्ति से पूछताछ करना, तो क्या आप थाने में उसको ला सकते हैं, अवैध तरीके से रख सकते हैं? इस मामले में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि
अधिकारी को एक सार्थक संदेश भेजा जाना चाहिए कि पुलिस अधिकारी स्वयं कानून नहीं बन सकते हैं, इसके लिए विधि का शासन लागू है। तो विधि के शासन के आधार पर ही आपको शासन व्यवस्था को चलाने की आवश्यकता होगी, उसी से अभिप्रेरित आप होंगे। कुल मिलाकर बात यह करना है कि कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि विधि का शासन क्या होता है, इसके संवैधानिक अधिकार क्या क्या है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करेंगे इसी में। अब देखिए, मामला जो भी था उसको लाकर रखा गया, वो दोष मुक्त नहीं कर सकता जिन्हें कानून द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करता है। मूल रूप से समझिएगा, लोकतांत्रिक समाज में विधि के शासन व्यवस्था में, विधि के द्वारा प्रचारित शासन में, कानून द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया के दौरान हम 3 कॉन्सेप्ट देखते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ब्रिटिश मॉडल पर है, ब्रिटिश मॉडल पर, और कानून का द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया जो अमेरिकी मॉडल पर लागू है। तो दोनों का उद्देश्य यही होता है कि हम समान लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए व्यक्ति विशेष को सुरक्षित करें। ठीक है, तो इसमें जितने भी राज्य की एजेंसियां हैं, और राज्य की एजेंसियां आर्टिकल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 से समझिएगा, उस आर्टिकल के माध्यम से किसी भी राज्य की एजेंसी को यह अधिकार नहीं मिलता है कि ये दोनों जो बनाए गए नियम है उसके विरुद्ध जाके काम करें। अगर आप करते हैं तो आप दोषी पाए जाएंगे, और इसके लिए जो उचित प्रक्रिया होगा उसके लिए आप विधिवत रूप से दोषी माने जाएंगे और आप पर सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो इसलिए 50,000 आपसे वसूली की जा रही है पुलिस प्रशासन से, और उस व्यक्ति को दिया जाएगा। हालांकि ये देखिए, मुआवजा उसके क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है, पर यह जरूर एक मानक बनाया जा सकता है किसी व्यक्ति विशेष जो कार्य कर रहा है, पुलिस प्रशासन या इस प्रकार से राज्य की एजेंसियां, कि आने वाले समय में आप थोड़ा सतर्क रहिए, इस प्रकार गतिविधि का प्रयोग ना करें। क्लियर है? चलिए, तो आगे हम बात करेंगे, आगे इसी में कुछ चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, पेपर है, अब है कि 2 वर्षों में नक्सलवाद का हो जाएगा समूल नाश। ऐसा कल आतंकवाद इकोसिस्टम की बात की गई थी हमारे गृह मंत्री के द्वारा। अब नक्सलवाद को 2 वर्ष का टारगेट रखा गया, समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि इस पर कार्य गतिविधि मैंने पहले भी आपको नोट्स में दे रखा हूं, आप लोग जाके दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का पैकेज खोल लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। और कल इसका टेस्ट होने वाला है दैनिक जागरण का, ठीक है ना। दैनिक जागरण के 999 रुपया लिया जाता है आपसे, बहुत चीज दी जाती है। आपका एनालिसिस इसमें दिया जा रहा है, आपको पीडीएफ दिया जाता है, डेली पीडीएफ अपलोड किया जाता है, साथ ही साथ एग्जाम टेस्ट होता है जो आपके एग्जाम की संपूर्ण तैयारी का एक मार्ग प्रदर्शक के तौर पर होता है। सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। न्यूज आपको कल भेज दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको जो लास्ट वीक तक हुआ, 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जो पेपर हुआ होगा उसी पेपर से होगा। अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा की पॉइंट्स को, और 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा। और आज कल से टेस्ट स्टार्ट है, मंडे से सारे टेस्ट आपके जो सब्जेक्टिव टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग को क्या करना है, कल तैयार रहना है। सभी लोग जो देख रहे हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं, पार्टिसिपेट कीजिए, यही अंतिम समाधान आपका लेकर आएगा। तो उसी में संदर्भ में देखते हैं कि जो नक्सलवाद है पिछले 6 दशक से आंतरिक सुरक्षा का एक चुनौती के रूप में, एक सेकंड गड़बड़ हो गया, देखिए, चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। देखिए ऊपर नीचे हो गया है, इसलिए थोड़ा सा इसको सही कर लेने दीजिए। चलिए, पिछले 6 दशक से आंतरिक सुरक्षा की बड़ी चुनौती के तौर पर नक्सलवाद क्या हुआ, 2 वर्षों में पूरी तरह समाप्त। नक्सलवाद भारत की बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी कुछ दशक पहले से, ध्यान रखिएगा। रेड कारपेट के नाम से यह जाना जाता था। इस पर आप लोगों को पीडीएफ दिया जा चुका है, जाके देखिएगा। कुल मिलाकर बात की जाए, नक्सलवाद का नकेल कसने के लिए हमें जो सफलता मिली उसका श्रेय राज्यों की सरकार की एजेंसियों को जाना चाहिए, हमारे सशस्त्र बलों को जाना चाहिए जो इस प्रकार से काम किए, जो संबद्ध संस्थाएं हैं, संबद्ध शासन प्रशासन के लोग हैं, उनकी सारे का योगदान यहाँ है। यहाँ पर बैठक हुई थी, उसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड के मुख्यमंत्री और उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के मौजूदा मंत्री मौजूद हुए थे, शामिल हुए थे, जिनमें बातें की गई और किस तरह से हम 4 दशकों में प्रभावित हुए उसको लेकर कम हिंसा हुई। आंकड़े दिए गए 2004 से लेकर 14 तक के मुकाबले में
2014 से 23 के बीच में 52%, नक्सली हिंसा में कमी हुई है, इनमें होने वाली कुल मौतों में 69% कमी हुई, सुरक्षा बलों के जवानों की मौतों में 72% की कमी हुई है, नागरिकों की मौतों में 68% की कमी हुई। अर्थात हम, हालांकि राजनीतिक आंकड़े के तौर पर इसे देखा जा सकता है, पर आपको क्या करना है, इससे अपने काम की चीजें निकालना नहीं। आंकड़े 2014 से लेकर 23 तक के बीच में हम कितने प्रतिशत का योगदान कर चुके हैं, तो एक दशक में हमारा क्या स्थिति रहा है, स्टेटस रहा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कुल मिलाकर बात यह हो जाएगी कि आपके आंकड़े जब होंगे आपके पास, तो इसका एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर यही सब चीजें हुई हैं। नक्सलवाद को लेकर जो बातें पेपर दिया गया, इसमें एक अंडरलाइन किया गया है। साथ ही साथ देखिए, शहरी नक्सलवाद की बात की गई है। शहरी, महाराष्ट्र के सीएम है, उनके द्वारा बातें की जा रही है। शहरी नक्सलवाद को जो मदद मिलती है, फंडिंग मिलती है, इंटरनेट के माध्यम से जो दुष्प्रचार उन लोग करते हैं, तो क्या करना, उसको सही करना, उसको बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। कुल मिलाकर चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, G20 का संसदीय सम्मेलन होने वाला है, तो वो सम्मेलन कहाँ होगा, पहले तो पीटी फैक्ट के तौर पर देखिएगा। यह सम्मेलन 13 से 14 अक्टूबर को द्वारका के नवनिर्मित इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 अक्टूबर को किया जाएगा। तो 13 से 14 अक्टूबर के बीच G20 का जो संसदीय सम्मेलन है, जिसे P20 बोला जाएगा, पार्लियामेंट्री समिति जो होता है, उनकी बैठक होगी। तो इससे थोड़ा सा आपको क्या करना है, देखना है, समझना है, आगे बढ़ना है। यहाँ से पीटी फैक्ट निकाल सकते हैं आप लोग। इसका मुद्दा क्या होगा, मुद्दा यह होगा कि भारत का लक्ष्य है अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण, न्याय संगत विश्व की दिशा में जटिल वैश्विक मुद्दों के सर्वसम्मति से पाए आधारित समाधान निकालना है। संसदीय जो सम्मेलन होंगे, उसमें बहुत से उच्च स्तरीय लोगों को बुलाया गया। ध्यान रखिए, सतत विकास लक्ष्यों जो 2023 की गति देना है, सतत ऊर्जा परिवर्तन और हरित भविष्य के प्रवेश द्वार को के रूप में हमें स्थापित करना, लैंगिक समानता को मुख्य धारा में लाना है। कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे माध्यमों को क्या करना, जीवन के परिवर्तन के तौर पर शामिल करना है। 12 अक्टूबर को लाइफ पर्यावरण के जीवन शैली के संसदीय जो फोरम है, उस पर भी आयोजित किया जाएगा। तो ये सब आंकड़े अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर P20 होने वाला है, कहाँ होगा, आपको द्वारका में होगा। तो द्वारका कहाँ, दिल्ली है द्वारका, ठीक है ना, द्वारका दिल्ली, वहां होगा सेंटर। चलिए आगे हम बात करेंगे। ये सब पीटी फैक्ट है, आप लोग देख सकते हैं। फिर देश में बड़ी न्यायाधीशों, महिला न्यायाधीशों की संख्या, आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े को अच्छे से देख लीजिएगा। पटना, उत्तराखंड और त्रिपुरा में महिला न्यायाधीश एक भी नहीं है। मेघालय, मणिपुर, पटना और उत्तराखंड, त्रिपुरा में उच्च न्यायालय में एक भी महिला नहीं है। शेष 20 नए उच्च न्यायालयों में 670 पुरुष न्यायाधीशों की तुलना में 103 महिला न्यायाधीश है। तो महिला न्यायाधीश कौन है, तो पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोग बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश हैं, आप लोग पर इस पर मैंने आंकड़े भी दे रखा है। तो आप लोग इसे जरूर, जो एक्टिव स्टूडेंट होंगे, जो परचेज किए होंगे, 999 का जो मोह माया कर रहे होंगे, उनके लिए क्या समस्या का समाधान मैं निकाल सकता हूँ। 999 में आपको, मान लीजिए 1000 रुपये में साल भर के लिए आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस कराया जाता है। उसके की पॉइंट दिए जाते हैं, और रेगुलर वीकली आपको सप्ताह में टेस्ट लिया जाता है 5 क्वेश्चनों का। इससे बेहतर समाधान कहाँ निकलेगा, जहाँ पर आपको मैक्सिमम 50 से 60% सिलेबस कवर हो जाएंगे। अब आप तैयार रहिएगा काम करने को, तो ना अब 100 रुपये, 1000 रुपया देखते हैं। 1000 रुपया आज के युग में क्या होने वाला, यह इसलिए लिया जाता है कि इसके लिए एसेट लगता है, इसके लिए संसाधन लगते हैं, और कोई कारण नहीं है। नहीं तो इस कोर्स का कम से कम 5000 से 10,000 दाम होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। जिस तरह मेहनत की जाती है, जिस तरह का पीडीएफ आप लोग को दिया जा रहा है, पर आप लोग क्या, जितना न्यूनतम रखता हूं, उस पर भी आप लोग पे क्या करते हैं कि उस पर भी सोचते हैं। अगर एक महिला कैंडिडेट है, तो महिला कैंडिडेट, उसको महिला कैंडिडेट को उनके जो स्वयं के खर्च हैं, पाउडर और जो परफ्यूम होते हैं, उससे कहीं, गोलगप्पे से कहीं ज़्यादा खर्च, इस राशि से ज़्यादा खर्च महीने में करते होंगे। अगर पुरुष की बात की जाए, उनके जो अनर्गल खर्चे हैं, ठीक है ना, अनर्गल खर्चे, उससे कहीं कम दाम इस पर है। फिर भी आप लोग क्या करते हैं, चिंतित रहते हैं कि यह आपको सिलेक्शन दिलाएगा या नहीं दिलाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाइए पीटी के, मेंस के, आप स्वयं आप यह डिसाइड कर लीजिए क्यों आपको लेना चाहिए इसे, पैकेज को कैसे आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए। 999 रुपया कितना बेहतर आपको लाभ दे सकता है।
देखिए, पढ़ना और सिलेक्शन लेना उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। साफ शब्दों में जानिएगा, पढ़ने, तैयारी करने में और सिलेक्शन लेने में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। प्रत्येक साल 10 लाख स्टूडेंट आते हैं तैयारी करने यूपीएससी की। सिलेक्शन मात्र 900, जितनी सीट होगा मान लीजिए 923 सीट हुआ उसका ही होगा। ऐसे ही स्टेट पीसीएस की बात कर ली जाए, लाखों में संख्या आते हैं पर सिलेक्शन उतना ही होगा जो फ्री में स्टूडेंट होंगे। तो आपका क्यों नहीं हो रहा, पहले ये सोचिए कारण क्या क्या है। क्या सही मटेरियल आप पढ़ रहे हैं, क्या आप सही दिशा में आप काम कर रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले टेक्निक पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करने की आवश्यकता है, जिसमें युक्ति आईएएस आपको सपोर्ट कर रहा है। अब उसके लिए कुछ अनुदान राशि देनी होगी, ठीक है ना। फ्री रेवड़ी तो बट नहीं रही, सिंपल सा लॉजिक समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब कुछ लोग हैं क्या करते हैं कि न्यूज एनालिसिस देखते हैं पर क्या करते हैं, प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। पढ़ना, सुनना और लिखने में भी आसमान जमीन का अंतर है। अगर कोई स्टूडेंट को बहुत अच्छा वक्ता है, उसको 20 मिनट लिखने दे दीजिए, वो लिख नहीं पाएगा। और आपको एग्जाम हॉल में 3 घंटा लिखना है 2-2 शिफ्ट में। तो सोच के देखिएगा, आपकी तैयारी केवल एक दिन की तैयारी नहीं होती, उसके पीछे पूरा साल का रणनीति साथ में काम करता है। आपने साल भर क्या किया, किस तरीके से चीज़ों को कवर करें, उसको देखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। अब देखिए, न्यूज क्लिक मामले में चीन की साजिश में एएसआई जो आईएसआई है, जो पाकिस्तान का आईएसआई, उसके भी हाथ देखने को मिले हैं। तो इसके संदर्भ में न्यूज दिया गया। देखिए, अभी मामला जब तक न्यायिक प्रक्रिया में नहीं आएगा, निर्णय नहीं आएगा, तब तक इस पर कुछ कहने की जो आवश्यकता नहीं है। आप लोग स्वयं जानते हैं, बस न्यूज पर नजर रखिएगा, क्या हो रहा, अपडेट हो रहा है। देश की एकता, अखंडता, संपूर्णता के लिए बाधा जो न्यूज क्लिक जो चीनी कंपनी से प्रेरित जाने आकर करोड़ों रुपया राशि प्राप्त किया है, तो वो चीनी मोबाइल निर्माता कंपनियों और उससे जुड़ी फर्जी कंपनियों न्यूज क्लिक तक पहुंचा है। तो ये सब मामले सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर यही है कि हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता संबंधित किसी भी न्यूज को प्रोत्साहित करता है, उसकी अखंडता के खिलाफ बात करता है, तो उसे जरूर सजा होनी चाहिए। तो इसी मामले में इस चीजों को देखने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, सिक्किम में बादल फटने से आई आपदा, घटिया निर्माण सामग्री और भ्रष्टाचार के अक्षतः कहाँ है, देख सकते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह जो तवांग ने कहा कि घटिया सामग्री से बांध निर्माण की वजह से सिक्किम के बादल फटने वाली खतरनाक स्थिति और बेकार। तो आप थे कहाँ उतना दिन से सर जी। देखिए, भ्रष्टाचार और नैतिकता ऐसा प्रश्न है जहां पर हमें है ना व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ मामला देखा जाता है। आप अगर शासन प्रशासन के प्रमुख है तो सबसे बड़ी दायित्व तो आप पर होनी चाहिए कि आप कहाँ थे उतना दिन से। आपको नजर नहीं आ रही थी कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, किस प्रकार के मटेरियल बनाए जा रहे हैं, किस मटेरियल पर आपके अवसंरचना निर्माण किया जा रहा है, आपका विंग कहाँ काम कर रहा था। जो भ्रष्टाचार विंग होता है, भ्रष्टाचार रोकता है, हर मामले में भ्रष्टाचार रोकता है। आपकी जो भवन, जो सड़क निर्माण प्रक्रिया के जो विंग थे वो कहाँ थे। तो कुल मिलाकर बात यही होती है कि हम जवाबदेहिता के साथ जब काम करेंगे तो इस प्रकार की अगर आ भी जाती है आपदा, तो हम बेहतर प्रबंधन करने से पहले जो चीजें होती है कैसे होगी। अब कुल मिलाकर बात हो रही कि दक्षिणी जो 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 लोहनक झील है, लोहनक झील जो है वो पानी उत्तर सिक्किम के चुंगथांग जल विद्युत परियोजना तिस्ता चरणथी डैम पहुंचा तो तत्काल टूट गया। तो ये तत्काल टूट गया, तो आप जब आपदा आ रही है तब समझ में आ रही है बात, यहाँ समझने की वाली है। हम आपदा को रोकने के 3 प्रक्रिया अपनाता है, आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद की स्थिति। तो आपदा के पूर्व में आपने क्या किया, आपको शासन प्रशासन के मुखिया हैं, शासन प्रशासन के जो अधीनस्थ लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, क्या वो आप रिवाइज सिस्टम डेवलप नहीं किए हैं अपने राज्य में, यह सोचने वाली बात है। डेम, छोटी छोटी बातों को जब आप सही तरीके से जब एनालिसिस करते हैं तो आपके राज्य में बेहतर प्रबंधन होगा, राज्य का बेहतर विकास होगा। तो सबसे पहले इस पर जब ड्रॉबैक हुआ, फिर उसके बाद जब हम आपदा आ गई उस दौरान क्या किए, देखें कि जब समस्या ही विकट थी तो उसके निदान के लिए हम क्या कर रहे हैं। फिर आपदा के बाद क्या हम ऐसे आने वाले समय में रोकने वाले
ऐसी आपदा भविष्य में आएगी तो ऐसे रोकने के लिए इस प्रकार के नीतिगत फैसले लेंगे, जहां पर जिनके द्वारा निर्माण किया गया उसको ब्लैकआउट करेंगे, उसके ब्लैक लिस्ट में डालेंगे और उसको किसी प्रकार की परिणाम, जो भी संबद्ध अधिकारी है, पदाधिकारी है, जो भी संबंधित एजेंसियां हैं, उनको हम क्या ब्लैक लिस्ट कर पाएंगे। यह इस प्रकार के नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं। तो यह आपको निर्णय से संबंधित प्रश्न में आपको केस स्टडी के तौर पर इसे देख सकते हैं आप लोग कि केस स्टडी क्या हो सकता है सिक्किम घटना के बाद। सिक्किम घटना के बाद हम केस स्टडी के तौर पर इन सब मामलों को देख सकते हैं। क्या सीखने को मिल रहा है शासन प्रशासन को, कूल है। आगे हम बात करेंगे। देखिए, विकलिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट को 9 अक्टूबर को दलीलें सुनेगा। तो विकलिस बानो के बारे में मैंने पहले जो विल्किस बानो का जो केस है उसमें मैं पहले भी चर्चा कर चुका। इस पर एक वीडियो बना हुआ, आप लोग गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उस मामले को जाके देख लीजिएगा, सारे न्यूज कलेक्शन आपको मिल जाएंगे, क्या है मामला, किस तरीके से आगे बढ़ेगी। 9 तारीख को एक्टिव मोड में रहिएगा, 9 अक्टूबर से चीजें अपडेट हो जाएंगे। अब सच्चे किसानी विज्ञानी थी MS स्वामीनाथन, या नरेंद्र मोदी का एक लेख आया है, तो इसे जरूर आप सभी लोग पढ़िएगा। यह बहुत चीज सिखाएगा आपको कैसे शासन प्रशासन में कोई व्यक्ति विशेष काम कर सकता है। आप देखिए, इतने व्यक्तित्व इतने धनी थे MS स्वामीनाथन, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थात देश का प्रमुख जो है वो लेख लिख रहा है। तो ऑटोमेटिक इनके शासन प्रशासन की कार्य गतिविधि जो इनका रहा होगा पथ प्रदर्शक के तौर पर काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ समझने वाली है। हमारे बीच स्वामीनाथन जी नहीं रहे हैं, उनका डेथ हाल ही में हुआ है। तो देश ने एक ऐसे दूरदर्शी और महान व्यक्ति को खोया जिन्हें भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया और जिनका भारत के लिए योगदान हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। स्वामीनाथन भारत के प्रेम करते थे और हमारे किसान समृद्धि के साथ जीवन यापन करते थे। यह अकादमिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति थे, सब बात किया गया। उनके कैरियर विकल्प चुन सकते थे, लेकिन 1943 में बंगाल के अकाल में इतने प्रभावित हुए, 1943 के अकाल आने के बाद उन्होंने तय किया कि अगर कोई भी एक चीज उनसे करना हो तो वह कृषि क्षेत्र या का कायाकल्प करेंगे। उनका प्रो मोटो था। आप लोग अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, इंटरव्यू बोर्ड में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है और बार बार सभी लोग गलत जवाब देते हैं। सभी लोग बोलते हैं समाज कल्याण के लिए। तो समाज कल्याण तो सभी करना चाहते हैं, पर आपका प्रो मोटो क्या है, आप किस मोटो को विकल्प बना के लेकर आना चाहते हैं प्रशासन में, अधिकारी प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं। तो आप तय पहले करेंगे कि एक खास घटना को हम परिवर्तन कर सकते हैं, खास 2-3 घटनाओं में हमने प्रभावित हुए हैं, तो उसके बाद हम उसमें सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए, व्यक्ति विशेष अगर ठान लेता है तो क्या कर सकता है, इन चीजों को समझिएगा। बहुत छोटी उम्र में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे अमेरिकी जो कृषि विज्ञानी जिन्होंने हरित क्रांति को जन्म दिया, ध्यान रखिएगा इनके काम से गहराई साझा किया। उन्हें पिछली सदी छठे दशक अमेरिका में उन्हें एक फैकल्टी के तौर पर जुड़ने का आग्रह किया गया। बातें हुई, आगे बढ़ी, कुल मिलाकर स्वामीनाथन डट का सामना किया, ये सब चीजें आई। हरित क्रांति के जनक उपाधि मिली, जो बिल्कुल सही है। हरित क्रांति भारत में हम कर सकते हैं वाली भावना झलकती थी, यह बातें हुई थी। कायाकल्प इनके द्वारा किया गया, ये सब बातें हुई हरित क्रांति के दौरान। आलू, देखिए, शोध ने आलू की फसल को ठंड के मौसम में सामना करने में सक्षम बनाया है। हाल ही में कुछ विकल्प आए हैं। मिलेट्स, दुनिया सुपर फूड के रूप में मिलेट्स को वर्तमान सरकार श्री अन्न के माध्यम से बढ़ा रही है, लेकिन स्वामीनाथन 1990 में ही मिलेट्स के बारे में चर्चा को प्रोत्साहित किया था। तो उनको समझ सकते हैं कैसे बेहतर प्रबंधन किया। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जब वो थे तो स्वामीनाथन के दायरे में आते हैं। और भी चीजें होती है, भूकंप तबाही जो लाने वाले चक्रवात है, भूकंप से बचने के विकास के बुरी तरह प्रभावित हुआ, तो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है की पहल की गई थी। हमारी कोशिश थी किसानों की मिट्टी के बेहतर ढंग से कोशिश, तो ये सब बातें की गई हैं। तो ह्यूमन एडवांस जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और इकोलॉजी सस्टेनेबल के बीच जो संतुलन की बात की जाती है, हमेशा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात होती है, वकालत करती है। तो हम कैसे व्यक्ति और पर्यावरण के बीच के संतुलन को स्थापित कर उसके बीच कृषि के अवसर हम कैसे ढूंढ सकते हैं, इसके लिए बातें की गई है। कुल मिलाकर ये आप इस लेख को जरूर पढ़िएगा। उन्हें स्वामीनाथन को 1987 में पहला वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया। ये सब इनके क्या क्या पुरस्कार प्राप्त हुए थे उनको भी देखिएगा, आप लोग लिस्ट आप बना के रखिएगा। कुल मिलाकर PDF में आपको ये सब चीजें अपडेट कर दी जाएंगी। तो आप लोग क्या करना है, देख लेना है, समझ लेना, आगे बढ़ना है। अब आगे हम बात करते हैं
आगे बात करेंगे केवल इस पर और उसके बाद का न्यूज समाप्त होगा। ब्लैक होल के घूर्णन का मिला है परिणाम। तो देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक समान सापेक्षता का सिद्धांत जो जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो खोज की थी कि 100 साल के बाद हमें पूरा होने के बावजूद सुर्खियों में रहता है। ताजा मामला है कि शोधकर्ताओं पृथ्वी के 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मेर्सियन 87 मंदाकिनी गैलेक्सी है, उसके केंद्र में विद्यमान पहली बार प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं ब्लैक होल के। ब्लैक होल ऐसी घटना होती है जो बीच की चीजें नजर नहीं आती है। मान लीजिए इधर रोशनी रहेगा, इसके किनारे किनारे रोशनी रहेगा और ये जो क्षेत्र है यहाँ कुछ नजर नहीं आएगा। तो यह अदृश्य जो शक्ति है, इसको देखने का विरल ही घटना मिलता है। आप इसे देख नहीं पाते, पर एक घटना अब इतनी विरल हुई है कि इसे हमें अभी देखने को मिला है। जो दिक वाल स्पेस टाइम है, जो ज्यामितीय वलय की बात की जाती है, इस घटना को कृष्ण वीवर या हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। कृष्ण वीवर किस विज्ञानी के नाम पर पड़ा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सब बातें आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे। देखिए, ब्लैक होल क्या होता है? अत्यधिक घनित और द्रव्यमान वाले एसिड पिंड होते हैं जो खगोलीय दृष्टि से आकार में बहुत छोटे होते हैं, परंतु उनके प्रबल गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है चुंगल में। प्रकाश की किरणें भी निकल जाती है, जिससे निकलना असंभव प्रतीत होता है। वो इतना घना गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाला होता है कि प्रकाश लाइट भी इसमें जाके खो जाएगा। तो समझ सकते कितनी विषम परिघटना वाली यह स्थिति है, जहाँ लाइट ही खो जाएगी भाई। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन ने 100 साल पहले पुराने सिद्धांत में पुष्टि की थी, फिर इसे चुनौती देने का काम किया। इस सिद्धांत के जरिए पिछली सदी 60 दशक में खगोल विज्ञान भविष्यवाणी की गई थी। बातें चली गई ब्लैक होल द्रव्यमान और घूर्णन की गति की स्थिति में पता चला, जो हाल ही में आपको जो ये खोज की गई, जहाँ पर समान सापेक्षता सिद्धांत के जो थ्योरी है उस कहीं न कहीं सत्य होते दिखते हैं। तो आपको आइंस्टीन आज भी जिंदा होते दिखते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कभी, क्या आइंस्टीन आज भी जिंदा है? तो बिल्कुल जिंदा है, उनके थ्योरी जिंदा, उनके थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है आज भी सॉल्व हो रहे हैं, प्रूव हो रहे हैं। तो आप ये चीजें बता सकते हैं। तो चलिए आगे एक न्यूज उसे भी देख लेते हैं। देखिए, ये न्यूज संज्ञान में सब आगे रखिएगा दूर। देखिए, फिर विवादों में जीएम फसले हैं। तो जीएम फसलों के बारे में लगातार 2-3 दफा आप लोगों को पीडीएफ दे चुका हूं, की नोट्स दे चुका हूं। तो आपको क्या करना है, इसके बारे में राइट डाउन करके आंसर राइटिंग करके की पॉइंट आप बना के ग्रुप पर शेयर करेंगे, क्योंकि जो चीजें बताई जा चुकी है उस पर लगातार बात करने से कोई फायदा नहीं है। सारी चीजें यहाँ पर वही बातें लिखी गई, जीएम फसल को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, जीएम फसल से कैसे नुकसान हो सकता है और कैसे आने वाली पीढ़ी के लिए डीएनए के तौर पर भी प्रभावित कर सकता है, और भी चीजें। क्या मानवीय दृष्टि से जीएम फसलों को बढ़ाना चाहिए या नहीं? क्या फूड प्रोसेसिंग के लिए हम जीएम फसल को बेहतर कर सकते हैं, या हम अपनी खाद्य सुरक्षा को और भी बेहतर बनाने के लिए और भी पुख्ता करने के लिए क्या जीएम फसल को बढ़ावा दिया जा सकता है? सभी मामलों की जांच पड़ताल की जा सकती है। तो आप लोग इसका की पॉइंट बनाकर युक्ति आईएएस के ऐप पर जाइएगा। ऐप का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया गया है, पिन किया हुआ, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के बाद आपको दिया जाता है, आपको साथ ही साथ आप इसे जरूर डाउनलोड करके वहां से देख सकते हैं, या www.yuktiis.in पर लॉगिन कीजिएगा, या live.yuktiis.in पर लॉगिन कीजिएगा। आप यहां से फिर चीजें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।